हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। हाय, जय हिंद एवरीवन। मैं राज शरण। मैं एक एक्स एनएजी और एक्स कोबरा ऑफिसर हूँ। मैंने करीब 10 साल स्पेशल फोर्सेस में अपनी सर्विस दी है। उसके बाद मैंने वीआरएस लिया है। तो जो आज हमने इस पॉडकास्ट में जो बात की है, बेसिकली मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, और मेरा टेन्योर कैसा रहा है स्पेशल फोर्सेस में, और ट्रेनिंग में किस किस तरह की ट्रेनिंग्स होती है, क्या क्या दिक्कतें रहती हैं, और इन जनरल फोर्सेस में क्या क्या रहता है, क्या क्या लोगों स्पेशल फोर्सेस लोगों का माइंडसेट रहता है, उसके बारे में बात की है। बाकी हम कुछ एस्पेक्ट्स से बात की है, जैसे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या फील्ड ऑफ क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं। उन चीज़ों में मैंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं। ये मेरे व्यूज़ हैं, किसी और के व्यूज़ नहीं है। एंड आई होप ये आप इसको लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सीआरपीएफ का कब आए थे आप? मैंने ज्वाइन किया था 2014 14 या तो वो तो एसीडी वाला एग्ज़ाम होगा। नो इस हाँ, बीएसएफ में उसको एसीडी बोलते हैं। हमारे यहाँ वही यूपीएससी सीएपीएफ जो होता है उसके थ्रू एंट्री होती है। बट वी यूज टू जब अकेडमी जाते वी यूज टू कॉल देम एज डैगो, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर्स। हाँ, डैगो। डैगो ओके, हाँ या वहाँ बीएसएफ में एसीडी बोलते हैं, डायरेक्ट एंट्री। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो रैंक के हिसाब से आपको सीआरपीएफ ही मिला है, चूज़ किया आपने उसको? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ही सीआरपीएफ थी। क्यों? जिस टाइम फॉर्म भरा जा रहा था तो मेरे दोस्त ने फिल किया था, तो उसने ही फॉर्म भरा था अपना, एंड मेरा भी उसने भर दिया। मैं कहीं बाहर था और लास्ट डेट थी, तो नहीं लास्ट डेट नहीं, प्रेफरेंस तब मांगा जाता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है, राइट? हाँ। तब डेफ भराया जाता है, तब आपसे टेफन। मैं उस टाइम ओटीए में था। आप ओटी में थे? हाँ, मैं ओटीए में था। ओके मैं आई वाज इन एसएस 97 कोर्स। ओके। हाँ, तो मैं ओटी में था, तो उस टाइम भरा जा रहा था। मैंने दोस्त का कॉल आया, मेरा कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे थे उस टाइम। हाँ। तो मैंने बोला यार, जो तुझे ठीक लग रहा भर दे, जिसके बाद तुझे पता है, डजेंट मैटर। तो वो था, तो उसने सीआरपीएफ भर दिया। सीआरपीएफ था ऊपर, फिर आई थिंक आईटीबीपी था, देन सीआईएसएफ था, बीएसएफ और एसएसबी, ऐसे कुछ था। तो ये शायद सीक्वेंस है। तो आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनके इसमें सीआरपीएफ लास्ट भी भरता, तो मतलब सेकंड लास्ट या बीएसएफ ऐसा कुछ भरता, तो मुझे शायद सीआरपीएफ ही मिलता है एज पर माई रैंक। बट मेरे पास वो ऑप्शन ही, तो मेरा सीआरपीएफ फर्स्ट ऑप्शन था। तो मैं गलती से टॉपर ही होता तो मैं सीआरपीएफ ही मिलता। तो वो है। हाँ, तो सीआरपीएफ जब ओटीए का क्या था? ओटीए आई गॉट रिकमेंडेड इन 2012। हाँ। तो उसमें क्या था कि आई वाज रिकमेंडेड फॉर ओटीए चेन्नई फॉर एसएस 97 कोर्स, शॉर्ट सर्विस 97 कोर्स। तो जब मैं रिकमेंड हुआ तो उस टाइम मुझे डीएनएस होता है दिमाग में, वो एज अ मेडिकल टेम्प्रेरी रिजेक्शन दिया था। देन अपील्ड दिल्ली बेस हॉस्पिटल फॉर री मेडिकल, मैंने ऑपरेट कराया था। सो उन्होंने वहाँ चेक किया, देन दे टोल्ड मी कि आपको डीएनएस तो नहीं है, बट यू हैव साइनसाइटिस। क्या होता है उसमें? उसमें क्या होता है कि आपके इसमें थोड़ा कफ वगैरह, सॉर्ट ऑफ, मतलब इंडिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम टाइप से है। तो मैंने ठीक है उसको ऑपरेट कराया, बट बाय द टाइम मुझे रिकवरी उतना टाइम नहीं पाया और मेरी ज्वाइनिंग आ गई। तो मुझे वहाँ ओटीए ज्वाइन करना था। मैं बोला कि आपका एक फिर से री मेडिकल होगा ओटीए में, एक बोर्ड बैठेगा, दे विल टेक अ कॉल। और ओटीए में चेन्नई में थोड़ा वेदर ह्यूमिड वगैरह ज़्यादा रहता है, सो आई कुडंट रिकवर, सो दे किक्ड मी आउट। सो दैट्स द स्टोरी। ओके। तो इन द मीन टाइम आपने सीएपीएफ में अप्लाई किया, सीआरपीएफ में नहीं, सेलेक्ट हो वो एक्चुअली क्या था कि सीएपी का एग्ज़ाम था, आई थिंक सितंबर अक्टूबर नवंबर टाइप्स में था एग्ज़ाम, विवेकन 12। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था एज ए नॉर्मल कि ठीक है। हाँ, फर्स्ट और लास्ट टाइम था, और सीडीएस का भी मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था। तो वो दोनों मैंने दिए थे। तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि जाना नहीं जाना, मैंने ऐसे ही भर दिया था। बट मेरा वो लकीली एग्ज़ाम क्लियर हो गया था पीछे से, मुझे नहीं पता था। मैंने जैसा वो बताया कि मेरे दोस्त का कॉल आया था, तो क्या बोलते हैं, हो गया था मेरा। साथ साथ से एसएसबी वाला चल रहा था प्रोसेस, तो मेरा एसएसबी में रिकमेंड हो गया था मैं। तो आई वॉज बिजी विद दैट बाय द टाइम। वहाँ जो चलता, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि मैंने वो सीएपी का एग्ज़ाम भी दे रखा है। फिर जब मेरा ऐसा कुछ रिजेक्शन हुआ, मेरे रिजेक्शन से पहले मेरे दोस्त का कॉल आ गया था, रिजल्ट आ गया, यू आर इन, उसका नहीं हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है यार, कोई नहीं, अभी चल रही है यहाँ पर, होपफुली आई विल गेट थ्रू,
बट वो हुआ नहीं. सो आई वॉज आउट, आई वॉज डिसहार्टेंड. टू बी फ्रैंक, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई वॉज डिसहार्टेंड एक्चुअली. सो ठीक है, बट वही है कि एक अपॉर्चुनिटी और आ गई. मैंने बोला चलो ठीक है. मैं आया अकेडमी से बाहर, कुछ टाइम बाद मेरा फिजिकल थे, फिजिकल दिया और मेडिकल हुआ. फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू दिया. देन फाइनली आई वाज इन मेरिट लिस्ट. सो दैट्स ऑल फॉर सीएपीएफ. तो ये था. ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो दोस्त प्रिपरेशन कर रहा होता है अपने दोस्त को लेके जाता है कि तू भी दे देना ऐसे ही और उसको हो जाता है, इसका नहीं होता. पता नहीं ऐसा क्यों ट्रेंड चलता आ रहा है. मतलब एक्चुअली हम 3 दोस्त थे. एक का रिटर्न नहीं हुआ और एक का फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया. हाँ, सो उन दोनों ने मुझे कहा था नहीं दे 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 टाइप्स. क्योंकि मैं जितने भी अफसर से मिला हूँ पता नहीं क्यों काफ़ी सारे वो हैं बोले हम तो 55% के साथ पास हुए थे. इग्नू से मैंने किया था, हमारे दोस्त ने बोल दिया कि जाके कर लो, मेरा हो गया उसका नहीं हुआ. तो ऐसे नहीं मतलब आई वुड से कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेहनत नहीं की था, मैंने नहीं किया था. बट वही है कि नेवर नो कि कहाँ गड़बड़ हो जाए. बिकॉज थिंग इज दैट कि चलो एक तो वो हो गया कि जो पेपर 1 आता है दैट इज ऑब्जेक्टिव. उसमें देयर इज नो चांस कि भाई तेरा अच्छा मेरा अच्छा. उसमें ऑलमोस्ट सब एक ही 10-20 नंबर का फर्क रहता है. बट डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो पेपर 2 में जो सब्जेक्टिव है. मुझे शुभम को पसंद आ गया, मुझे राज का पसंद नहीं आया. तो वो सकता है वहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. उसके बाद मेरिट लिस्ट में जब आ गया था देन आई जॉइंड IIT रुड़की. तो मैं IIT रुड़की में अराउंड 10 मंथ्स काम किया. आई एंजॉयड माई कॉलेज लाइफ अगेन. तो आई हैड अ गुड टाइम इन IIT रुड़की. आई वाज वर्किंग ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, DRDO का प्रोजेक्ट था. तो IIT में था मैं. तो आई वाज लिविंग माई कॉलेज लाइफ अगेन. बहुत सारा खेला, बहुत सारा पढ़ाई की, मेड सम गुड फ्रेंड्स. देन उसके बाद आई जॉइंड CRPF. और आई वॉज वर्किंग ऑन अ पेपर. मेरा जो पेपर पब्लिश हुआ बाद में उसमें मेरा नाम नहीं, बिकॉज मैंने बस एक उसकी एक प्रूफ रीडिंग तैयार कर दी थी मैंने. देन हमारे एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारी जॉइनिंग जल्दी आ जाएगी. तो मुझे एटलीस्ट आई हैव गिवन टाइम कि जुलाई तक सारा प्रूफ रीडिंग और जुलाई अगस्त तक हो जाना था. एंड आई एक्सपेक्टिंग कि नवंबर दिसंबर हमारी ज्वाइनिंग आनी थी 14 में. तो मुझे लगा जब तक मेरा प्रोजेक्ट काम हो जाएगा. मैंने जो मेरा जो गाइड बोलते हैं हमारा उसमें प्रोजेक्ट में थी वाज ओके कि हाँ ठीक हो जाएगा एंड तुम पेपर ये पूरा करो, तुम्हारा नाम भी आ जाएगा, यू विल हैव नेम्स इन देयर. बट मेरी ज्वाइनिंग जल्दी आ गई. देन आई डू टेल हिम कैसे ऐसे हो गया. ही वाज वेरी अनहैप्पी. बोला तेरा नाम नहीं आएगा इसमें. ठीक है सर, इट्स नॉट अ बिग डील. तो उसने बोला यार ऐसे थोड़ी होता है, यार लिविंग इन बिटवीन, अब मैं किसको हायर करूँगा एंड ऐसे कैसे चलेगा. अब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इन कंप्लीशन फेज है, सारी रिसर्च वगैरह हो गई थी. मैंने बोला सर कि आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, अब इस प्रूफ रीडिंग रह गई है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होना. तो ही वाज नॉट हैप्पी. तो उसने मेरा पेपर और नाम भी डाला. तो भी पेपर बाद में पब्लिश हुआ है. नैनो पार्टिकल्स के ऊपर था, डिपोजिशन उसका. ओके. तो PhD आपने बोला. हाँ, मतलब उसमें PhD वाले बच्चे भी काम कर रहे थे. अच्छा. एंड आई वाज द लीस्ट क्वालिफाइड गाय एट दैट प्लेस. अरे सर ऐसे थोड़ी. हाँ, मतलब आई वाज ओनली ग्रेजुएट. एवरीवन वाज लाइक मास्टर्स और PhD, एटलीस्ट मास्टर्स और PhD तो बहुत सारे थे वहाँ पर. तो वो था. मतलब शुरू से टैलेंटेड है फिर आप. मतलब आप ग्रेजुएट होकर भी बाकी सबको उस लेवल पर टक्कर दे रहे थे, इतने ब्रिलियंट एकेडमिक. नहीं, मैं तो यार कहूँगा कि राइट टाइम राइट प्लेस टाइप्स कुछ हो गया. तो मैं बिकॉज मैं आई एम एवरेज गाय. मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं आई वाज वेरी टैलेंटेड उस टाइप से. बस ये कि जैसे एक फौज में बोलते हैं ना कि आपको कहीं भी जाना, राइट टाइम राइट प्लेस और राइट यूनिफॉर्म, दैट शुड बी देयर, और सब चीज़ ठीक हो जाएगी. बस वो है. और लकीली थिंग्स फॉल इन प्लेस. तो हो गया. मतलब आप देख सकते हो कि आई वॉज रिकमेंडेड ट्वाइस. मैं कॉलेज में रिकमेंड हुआ था बट आई हैवंट जॉइंड आर्मी दैट टाइम. और फिर मैं दोबारा रिकमेंड हुआ CDS. और उसके बाद फिर रिकमेंड हुआ था मैं. मेरी जैसे ही मैं CDS का SSB दे रहा था, मेरा मेडिकल ख़त्म हुआ, उसके अगले दिन मेरी दूसरी SSB थी इलाहाबाद में. ओके. उसमें भी हुआ था. तो बट वही है कि कहीं भी रिकमेंड हो जाए जाना, मुझे कहीं और ही था. सो दैट्स इट. तो आपकी राइट यूनिफॉर्म से CRPF में मिलती है फाइनली. हाँ, जो मुझे यूनिफॉर्म मिली है उसे रेफरेंस मिली. तो CRPF का तो आपने रिसर्च वगैरह तो नहीं किया होगा कि क्या है फोर्स, क्या काम करती है? नहीं, वहाँ पर जाके पता लगा. वहीं पर जाके पता चला एक्चुअली. तो CRPF है क्या, मैंडेट क्या होता है उसका? देखो पहले बिफोर आई वुड से कि बिफोर 2010 एज सच कोई मैंडेट नहीं था. CRPF वाज डिप्लॉयड अलोंग LC ऑल्सो. नॉट मतलब JN के टाइप में, बट लद्दाख में थी और अरुणाचल साइड भी थी. बट ओवर द टाइम
और गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया, चीज़ों को बांटा कि भाई इस फोर्स का ये मैंडेट है। तो सीआरपीएफ वाज गिवन अ मैंडेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। ओके। तो जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स हैं तो उसमें सीआरपीएफ इज़ अ लीडिंग फोर्स। आई एम नॉट सेइंग कि बीएसएफ पार्ट नहीं है, आईटीबी पार्ट नहीं है, एसएसबी पार्ट नहीं है, दे आर ऑल्सो वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर इन एलडब्ल्यू एरिया और नक्सलाइट और ये जो भी हम बोल सकते हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। बट एक जो मैं कहूँ ना मेन मैंडेट वो ये है। तो इंटरनल सिक्योरिटी होगा, इंटरनल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, इंसर्जेंसी हो सकती है, आपके कम्युनल राइट्स वगैरह हो सकते हैं, तो इस तरह कुछ भी है तो इंटरनल सिक्योरिटी तो सारा सब कुछ वो देख रहे हैं। इट मे बी एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑल्सो, इट मे बी वीआईपी सिक्योरिटी ऑल्सो एंड रैपिड एक्शन फोर्स ऑल्सो। एंड बीच में क्या था, जब हम ट्रेनिंग में चल रहे थे बीच में ऐसा भी कुछ हुआ था कि सीआरपीएफ वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर एयर विंग ऑल्सो, जो बीएसएफ के पास चला गया था बाद में। पहले सीआरपीएफ को दिया जा रहा था बट आई डोंट नो कि किसकी क्या विजडम थी, तो वो बीएसएफ के पास चला गया। ओके। अर्लियर वाज कमिंग टू सीआरपीएफ, तो वो था, तो एक सीआरपीएफ का एयर विंग भी हो जाता है। जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, बट आई डोंट हैव एन एनवी की बीएसएफ के पास क्यों चला गया, इट्स जस्ट अ सिस्टर फोर्स, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि पहले वो अपॉर्चुनिटी सीआरपीएफ को मिल रही थी बट वो फिर वहाँ बीएसएफ में चली गई। और ऐसा नहीं है कि जो बीएसएफ में जितने पायलट हैं वो सारे बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ से भी कुछ लोग हैं उसमें। हाँ, पायलट्स हैं कुछ वहाँ पर अपनी सीआरपीएफ से भी। तो ये है तो हाँ, और काफ़ी रोल है, डाइवर्सिफाइड रोल है और काफ़ी ज़्यादा थिएटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, जेएनके में है डिप्लॉयड, और एलडब्ल्यू में तो है ही है, जो मेन मैंडेट है वो चल ही रहा है। तो वी आर डिप्लॉयड क्वाइट एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द कंट्री। मतलब आप कह सकते हो कि ऑल इंडिया टाइप्स नेचर है उस तरीके से। तो आपका जब इंडक्शन होता है अंदर सीआरपीएफ में, तो फर्स्ट पोस्टिंग कौन सी होती है? मेरी कोबरा थी, और ड्यूरिंग माई सर्विस ऑफ 10 years आई नेवर वोर खाकी, और यू कैन से नेवर गेट चांस टू वियर खाकी। तो वो है, मतलब मैंने आई पास आउट फ्रॉम, मतलब जब पासिंग आउट हुई हमारी अकेडमी से, तो आई वेंट फॉर द कोबरा प्रोबेशन। वहाँ से कोबरा यूनिफॉर्म पहनी, कोबरा यूनिफॉर्म से फिर मैं एनएसजी आया, तो वहाँ ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी, फिर ब्लैक से बाहर ही आ गया। तो सीआरपी की बेसिक ट्रेनिंग में आप बोल रहे हो कोबरा के लिए आपको चांस मिलता है हाँ एनरोल करने का, राइट। तो उसका जो ट्रेनिंग होता है कैसा होता है? कोबरा का यार बेसिकली क्या होता है, मैं जैसे अपने बताता हूँ, हमारे टाइम में क्या होता है कि कोबरा सेक्टर से लोग ऑफिसर्स आते हैं, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स आते हैं, वो पहले बताते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे कैसे काम करते हैं वो सब। देन उसके बाद क्या होता है कि दे विल डू द स्क्रीनिंग, और आपको वॉलंटियर करना है। ऐसा नहीं कि नहीं शुभम आपको तो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू वॉलंटियर, इफ़ यू वांट टू गो तो आपको स्क्रीनिंग दो। नहीं, कोई आपसे ये नहीं कहेगा क्यों नहीं जा रहे, क्यों जा रहे हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। इट्स योर चॉइस, बिकॉज दैट्स अ वॉलंटरी फोर्स। तो उसमें वो है, तो अराउंड हमारा टोटल बैच था अराउंड 85-90 के बीच में था। तो उसमें से अराउंड 30 जो डैगोस उन्होंने ऑप्ट किया, मतलब पार्टिसिपेट किया स्क्रीनिंग में। तो अराउंड उसमें से शायद 18-20 के आसपास शायद स्क्रीनिंग हुए थे। तो जो 18-20 स्क्रीनिंग हुए थे, फिर उनको जिस दिन हमारी पासिंग आउट ख़त्म हुई थी उस दिन हमें यूनिट अलॉट हुए थे। बाकी जो नॉन वॉलंटियर थे उनकी पहले ही अलॉटमेंट हो चुका था यूनिट, उनको पता था कहाँ जाना है। वी आर नॉट श्योर कि कहाँ जाना है। तो हमारे उस दिन जिस दिन पासिंग आउट परेड थी उस दिन हमें यूनिट्स अलॉट हुए, हमें पोस्टिंग ऑर्डर्स आए हमारे। फिर सबको पीओपी के बाद 15 दिन की छुट्टी मिलती है, हमें 8 दिन की छुट्टी मिली बिकॉज हमारा ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। हमारी ट्रेनिंग हुई थी मेरी बेलगांव में, हाँ कर्नाटक, कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स करके वहाँ हुई थी। तो हम 8 दिन बाद हमने वहाँ रिपोर्ट किया, तो 3 महीने ट्रेनिंग चली एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ट्रेनिंग में सबसे अच्छा या सबसे खतरनाक पार्ट क्या होता है? अच्छा था कि मौसम बहुत अच्छा था वहाँ, और मतलब आप कितना भी मतलब फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओ, और कुछ देर रिलैक्स करोगे तो यू विल फील फिर से एनर्जेटिक टाइप्स। बिकॉज वहाँ का हवा में कुछ ऐसा था कि मतलब आपको इतना एग्जॉस्ट होने नहीं देगी, मतलब थक जाओगे बट आप थोड़ी देर बैठोगे, कुछ हल्का पानी वानी पी लोगे, यू फील ओके, हाँ ठीक है, अब इतनी कोई दिक्कत नहीं। तो एक बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बजाय कि गुड़गांव जैसी जगह, जैसा हमारा बेसिक जो हमारे अकेडमी गुड़गांव में है, मुझे ऐसी जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए ऐसी जगह ज़्यादा सुटेबल, बिकॉज टेरेन अच्छा है। टेरेन अच्छा मैं ये नहीं कह रहा प्लेन है, ट्रेनिंग इज़ क्वाइट जो बोलते हैं ना कि सूटेड फॉर ट्रेनिंग, जिस तरह की आपको ट्रेनिंग चाहिए उसके रिगार्डिंग है। जंगल है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं,
तो आपको सारा एक्सपोजर मिल जाता है ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग में। सबसे डिफिकल्ट यार वो मतलब वही था मेरे लिए कि पहाड़ों पर तो हम नॉर्मल घूमने जाते थे, और वहाँ पहाड़ों में दौड़ना पड़ रहा है आपको, फिर वो पिट्ठू लेके एक्सरसाइज करने जाना पड़ रहा है, पिट्ठू में आपको वेट कैरी करना पड़े थे। जैसे स्टार्ट ग्रेजुअली, आई एम नॉट सेइंग कि पहले ही 35 kg लगा देते, बट हाँ 15 kg स्टार्ट करते, 15, 20, 25, 30, तो आप लेके घूम रहे हो जंगलों में, एक्सरसाइज चल रही है। पहले तो दिन में शुरू होती है एक्सरसाइज, फिर ओवर द टाइम वो उसका ग्रेजुअली उसकी वो बढ़ती जाती है। तो रात को चल रहे हैं जंगल में, पहले जिस मतलब जंगल में आप दिन में जाने में डरेंगे, वहाँ पर रात में घुस रहे हैं, सांप कीड़ा कुछ कुछ भी मिल जाए कुछ पता ही चलता था। चल रहे हैं जंगल में, चले जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना। जो जंगल में चलने का तरीका वो धीरे धीरे, मतलब पॉइंट है कि वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड टाइम आदमी सीखता है ग्रेजुअली, और वो प्रैक्टिस हो गया। और हमारे उसमें एक मतलब जो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो था कि जंगल के सेंटर में ले जाएंगे आपको और कोई उस्ताद पार्टी एक जाएगी दूर, मतलब 100 मीटर दूर, 150 मीटर, वहाँ से वेपन फायरिंग करेंगे। देन दे लास्ट कि कौन सा वेपन फायर हुआ है। अच्छा। हाँ, SLR हुआ है, इंसास हुआ है, AK हुआ है, LMG हुई है, SLR हुआ है, बर्स्ट था क्या सिंगल शॉट था। तो इस तरीके से मतलब किस साइड से फायर आया है। बिकॉज इशू क्या था कि जब आप जंगल में एक्चुअली में जब ऑपरेशन करने जाते हैं, जब एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस वेपन से फायर हुआ, इस साइड से फायर आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि फायर इधर से आ रहा है, आप भाग इधर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए। तो इस तरह का होता है ना कि रेलेवेंट और प्रैक्टिकल टिप्स टाइप्स। तो ये एक बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत सारे इवेंट्स हुआ करते थे उधर, और एक वो होता था, मैं भूल रहा हूँ नाम, ट्रेजर हंट करके होता था। उसमें बेसिकली क्या होता है कि वेट होता है आपके शोल्डर्स में, और आपको 5-6 GR होते हैं। GR मतलब पॉइंट्स होते हैं, आपको टच करना होता है, वहाँ पर आपको नेक्स्ट GR मिलेगा। तो वो आपको अपने GPS में डालना है, फिर आपको उधर भागना है, उस तरफ भागना है, बिकॉज वो टाइम एक्टिविटी है, और भी टीम कम्पीट कर रही होती है। जो पहले मतलब कुछ लाइक कॉम्पिटिटिव वाला है, तो आपको दौड़ना ही पड़ता है। तो दैट स्टार्ट ग्रेजुअली कि हाँ भाई पहले 10 किलोमीटर शुरू होगा, पर वो जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाती है वो 20-22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर टाइप्स हो जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह हम 2 घंटे दौड़ ही रहे हैं वेट ले पहाड़ों में, ऐसा नहीं रोड पर दौड़ रहे हैं, पहाड़ों में दौड़ रहे हैं, नदियाँ पार कर रहे हैं, उस टाइप से। तो वैसे चलता था। तो एक भी, और हमारा जो एक वो होता है, आई होप यू माइट हैव सीन कि बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, BOC होता है, जिसमें ऑब्स्टिकल्स होता है आपको क्लियर करने होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे BSM के सब परमानेंट स्ट्रक्चर्स है, राइट, पोल्स और रोप हो गया। हमारे उसमें क्या था कि पेड़ों पे बांधे हुए थे। अच्छा। तो मतलब वो सबसे मुझे डिफिकल्ट लगता था, बिकॉज इशू क्या है कि जब लेट्स से 2 पोल हैं, आपको मंकी क्रॉल करना है, तो रस्सी टाइट है, राइट, तो यू कैन इजीली नेविगेट, उस टाइप से आप निकल जाओगे। और पेड़ों पे क्या आपको वजन पड़ा वो झूल जाता है, वो ऐसे बन जाता है। यहाँ तो आप आ जाओ, पर यहाँ से ऊपर जाने में आपकी वाट लग जाती है। हाँ, ऊपर से ये तो अलग ही है, इसको तो कंट्रोल करना ही है आपको, वो पैर लटका के जैसे। तो मतलब इट वॉज न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस, बिकॉज अकेडमी हमारे परमानेंट थे। हमने एक CIT और किया था, जो हमारा ये कह सकते हो कि वर्जन ऑफ कमांडो टाइप्स, जो आर्मी का कमांडो टाइप्स होता है उसी लेवल टाइप्स में होता है, काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग टाइप से। तो वहाँ भी परमानेंट ही थे स्ट्रक्चर, वहाँ में कभी दिक्कत ही नहीं हुई। बट कोबरा वाले में बड़ी दिक्कत हुई थी, मतलब स्पेशली मुझे तो हुई थी। तो बट ठीक है, मतलब वो भी नेगेट कर लिया था, दैट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। द थिंग इज दैट कि शुभम कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, ऐसा क्या। तो उस तरीके से मतलब मेरा तो माइंडसेट ये रहता था कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। ठीक है, अभी नहीं हो रहा था, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार में हो जाएगा, तो वो कर लिया था। एंड बीइंग अ नॉर्मल सिविलियन गाय, मैं कभी अपनी लाइफ में 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं दौड़ा था लगातार। फिर मैंने कोबरा में 40 किलोमीटर दौड़ा। एंड दैट टू हमारा मतलब रनिंग ऐसा होता है कि रोड वगैरह भी नहीं होता, वो एक क्रॉस कंट्री होता है, और आपको खुद रूट बनाना होता है। मतलब इट्स योर चॉइस कि आपको पहाड़ क्रॉस करके आना है, आप पहाड़ क्रॉस करके आओ। आपको लगता है पहाड़ क्रॉस करके आओगे तो जो रास्ता कम हो जाए, दैट इज़ योर चॉइस। बट आपको कुछ वो पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स हैं वो टच करके आना है। अच्छा। हाँ, तो वो है। तो आप शाम होती अंधेरा होते ही आपका रेडी गो कर देते हैं। इनिशियली 2-3 किलोमीटर रोड पर होता है, उसके बाद आप गांव में होते हुए देन फिर आप जंगल में घुस जाते हो। तो आपको अपनी बीइंग एन ऑफिसर, तो आपको अपनी टीम के साथ आना होता है। आपको कोई भी टीम में पीछे नहीं छोड़ना है, तो सबको साथ लेके आना है। और इट्स ऑल्सो अ टाइम एक्टिविटी, बिकॉज शायद बहुत मेरे टाइम में 10 टीमें थी, 10 टीम कम्पीट कर रही थी आपस में।
तो अगर आपको फर्स्ट आना है तो दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी दैट गिव्स ए गुड मार्क्स। तो तो कोबरा का जो प्रोफेशन था उसमें सारे ऑफिसर्स ही होते हैं, जवान से नहीं नहीं सब होते हैं उसमें, रैंक्स उतार दी जाती हैं आपकी। तो ये यू मतलब यू नॉट अलाउड टू वियर योर रैंक्स। जिस दिन आप आओगे उस दिन रैंक्स उतर जाएंगी। जिस दिन आप पास आउट हो जाओगे या फाइनल पासिंग सेरेमनी में जाओगे तो उस दिन आप रैंक पहन के जाते हो। तो क्या अलग चीज़ है ट्रेनिंग में ड्यूरिंग या आफ्टर? बहुत अलग चीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा यूट्यूब की बात करूं तो पैरा जो रेजिमेंट है उसमें जो कमांडोज पास आउट होते हैं तो लास्ट में दिखाया जाए ग्लास तोड़ते हैं वो एज अ मुँह से, और वो मानते हैं कि हमने पास कर लिया टफेस्ट ट्रेनिंग। ऐसा कुछ एक रिचुअल है क्या कोबरा वगैरह? नहीं हमारा मतलब टू बी फ्रैंक हमारा ऐसे कोई ग्लास तोड़ के खाने वाली ऐसे कोई रिचुअल है नहीं। बट मतलब इस तरह कोई कुछ रिचुअल नहीं है हमारा। बस वो है कि जब आप रन बैक करके आते हो 40 किलोमीटर वाला, उसके आपको ऐसा नहीं कि रात को आप पहुंच गए हाँ भाई आप रेस्ट करो रूम में जाना हो। उसके बाद आपको वहीं फील्ड में रहना है। फिर आपको जस्ट बिफोर मतलब फर्स्ट लाइट होते ही आपको बैटल इनॉकुलेशन हो जाता है शुरू। उसमें क्या होता है कि अराउंड 1 किलोमीटर लंबा एरिया होता है, उसमें वो क्रॉलिंग वगैरह, टीयर गैस वगैरह, स्मोक वगैरह उसमें भरा होता है। आपको फायर करते हुए चलना है और मतलब बड़ी पेयर में मूव करते हुए आपको फायर करना है। एनिमी हो उसको हिट करना है, उसको नहीं हिट करना सिविलियन को उस तरीके से। और पानी में आप कीचड़ में क्रॉलिंग कर रहे हो, नाला बह रहा उसमें क्रॉलिंग करते हुए जा रहे हो। टीयर गैस चल रहा है वो अलग है, उसमें वैसे ही दम उखड़ा जा रहा है। तो वो एक्टिविटी के बाद जब पूरा हो जाता है, पूरा फेस का ढांचा खराब हो जाता है, उसके बाद देन आपका क्या कहते हैं कोर्स कलमिनेट होता है फिर। ओके। हाँ सो वो है। बाकी वो एक्टिविटीज़ होती हैं कि हेल वीक वगैरह वो हो गया, वो तो रहता ही है। क्या होता है हेल्वी? हेल वीक बेसिकली क्या है कि आपको क्या कहते हैं कि देखो जितने भी प्रोफेशंस है ना, कोई भी प्रोफेशन ले लो, सब में क्या है ना कि आपको मेंटल फिजिकल बैरियर्स को ऊपर लेके जाते हैं, चाहे वो कैसे भी लेके जाए। तो हेल वीक में क्या होता है कि एकदम स्ट्रेस में रखते हैं आपको थ्रू आउट 7 डेज। सोने को मतलब इनिशियल 1-2 दिन तो सोने को नहीं देंगे आपको, बिल्कुल नहीं सोने देंगे, स्लीप डेप्रिवेशन टाइप्स। और आपकी जो बॉल मूवमेंट है उसको पूरा ब्रेक कर देंगे। जो आपको खाना खाने याद पड़ी है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जैसे आप करते हो 8 बजे 7 बजे, तो हो सकता है ब्रेकफास्ट आपको 4 बजे दे दिया और आपको फिर सीधा शाम को ही खाना मिल रहा है। बॉडी पैटर्न तोड़ता है। हाँ वही तो और सुबह ब्रेकफास्ट कराया और चलो 10 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, उस तरीके से। लोग कहते हैं कि उल्टी हो जाती है, हो जाता है, बट एक टाइम बाद कुछ नहीं होता, सब फंसता रहता है। तो उस टाइप का हो जाता है। तो मतलब उसमें क्या है बेसिकली कि फिजिकल बॉडी स्ट्रेस में तो रहती है, मेंटली भी आपका स्ट्रेस रहता है। और उसमें फिर नाइट फायर होता है, आप नींद में हो फायर कर रहे हो, सेम थिंग हैपेंस इन एनर्जी ऑल्सो। तो आपकी गोली नहीं लग रही है, जमीन में गोली मार रही है, नींद आ, बिकॉज थिंग इज दैट कि जब आपको स्लीप डेप्रिवेशन होता है ना, तो जहाँ भी आप कंसंट्रेट करते हो ना वहाँ आपकी पलक झपक जाते हैं। आप कभी आपको मौका मिलता है तो यू विल ट्राई कि जब जैसे आपने देखा होगा लोग बुक वगैरह पढ़ने बैठते हैं, तो क्यों सो जाते हैं? इसलिए सो जाते हैं जहाँ कंसंट्रेट करते हैं और नींद नहीं शुरू हो जाती है। ओके। तो जब आप इतने स्ट्रेस में हो, फिजिकली आपकी बॉडी थकी हुई है, तो जहाँ भी यहाँ तो ये है कि 2 सेकंड के लिए आप ऐसे किया नींद आ जाती है आपको। और एक टाइम तो ऐसा होता है कि लोग नींद में दौड़ रहे होते हैं आंखें बंद करके, लिटरली आंखें बंद करके दौड़ रहे होते हैं। तो इट इज ऑल एक अलग ही एक्सपोजर रहता है वो। मैंने सुना है कुछ लोग बताते हैं कि ड्यूटी पे है बंदा संतरी कोई भी और खड़े खड़े सो रहा है आँख खुली रख के, ये मैंने नहीं ये संतरी वाला तो एक्चुअली इतना वो स्ट्रेनियस नहीं होता, बिकॉज आई हैव सीन कि कोबरा में क्या था कि आप तब सोच सकते हो जब आप बैठ गए हो। हाँ जैसे सुबह सुबह जब हेल वीक के टाइम पे जब हमारी रनिंग्स वगैरह होती थी, लोग उसमें दौड़ते दौड़ते बताए कि हाँ आगे वाला चल रहा है, इसको पकड़ लिया, हाथ रख लिया, उस टाइप से तो कैसे सो रहे हैं। और एक्सरसाइज हो रही है तो चलते चलते सो गए। तो उसमें जो सेक्टर पार्टी है और जो आप एज ऑफिसर ट्रेनी है उनको ध्यान रखना पड़ता है टीम का बंदा कोई सोच तो कहीं रहना चाहिए। लेट से कोई एक्सरसाइज कल्मिनेट हुई तो आपकी पूरा इंश्योर किया था गिनती पूरी है कि नहीं। ओके। कुछ नहीं पता कोई कहीं सोता रह जाए, क्योंकि इतना वो डेप्रिवेशन हो जाता है, कोई आवाज़ ही मार रहा होता नहीं सुनाई देता। तो इस तरह का वो हो जाता है आपको। मतलब अब मैं ऐसे बैठा तुरंत इस तरीके से मतलब काफ़ी वो एग्जॉस्टिंग रहता है। एंड जब आप पास आउट होते हो ना तो यू कैन फील द एनर्जी। अब बेशक से मेरी कमर 28 हो गई थी, बॉडी पतली हो गई थी और मुंह निकला था, बट बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बहुत आ जाती है। मतलब हो सकता है कि फिजिकली मेरा मसल मास और वो फैट कम हो गया था, बट एनर्जी बहुत होती है। बिकॉज द थिंग इज दैट कि
हमारे उसमें इवेंट होते हैं फायरमैन लिफ्ट वगैरह। हाँ। उसमें क्या होता है कि लेट्स से कि मेरा वेट था कई टाइम में था 70 kg रहा होगा 70, तो आपको इक्विवेलेंट वेट या उससे ज़्यादा वेट का बंदा उठाना है। तो उसमें उठाना ऐसे नहीं कि बस बंदा लिया उठा लिया, आपके पास अपना वेट भी है, 8-10 kg का वेट है, आपका वेपन है, प्लस उस आदमी को उठाना, उसका वेट है, उसका वेपन है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि यू आर कैरिंग मोर देन, मतलब आप उठा रहे तो अराउंड 9 लेट्स से 70 kg का बंदा उठा रहा हूँ, तो मीन्स आई एम लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ 85-90 kg। तो आप उतना बॉडी उठा के फिर उसका टेस्ट होता है, 180 मीटर्स आपको रन करना होता है पर्टिकुलर टाइम में बंदे को लेकर, आप उतार नहीं सकते। तो ये है, तो वही है कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और मुझे याद है कि शायद कोबरा में तो नहीं था वो, उसमें था हमारे CIT में था कि 15 kg वेट है और वेपन है, तो आपको रोप चढ़नी है फिर रोप उतरनी है। तो आई आज मतलब मेरे जो साथी थे उन्होंने बोला कि शादी कैसे करेंगे, बहुत लोग तो वैसे खाली हाथ नहीं चढ़ पाते हैं बिना वेट के। जैसे कह रहे साहब आप पहले नहीं हो, यहाँ बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग करके गए, सब करके जाएंगे। तो मतलब वही है कि विद राइट प्रैक्टिस और डेडिकेशन आप सारे ऑब्स्टेकल क्लियर कर ही लेते हैं। और दैट इज़ बेसिकली माइंडसेट, आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, मैं जब पहली बार दौड़ा वेट लेकर 3.2 हमारा रन होता है, BPT बोलते हैं इसमें, मैं कह रहा कैसे दौड़ेंगे हम, खाली हाथ तो हमारी जीभ लटक जाती है। बट वही ओवर द पीरियड टाइम वो चीज़ें डेवलप होती हैं, हैबिट, मतलब एक टाइम बाद आपको लगने लगता है कि बॉडी का ही पार्ट है वेट। आप वेट लटका ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। तो वो है कि द थिंग इज दैट कि आपको कुछ करना है तो आपको माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है आज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कल करूँगा मैं, कल नहीं हो तो परसों करूँगा, कोई बात नहीं, कब तक नहीं होगा। बट वो है कि आपको हार नहीं मानना है। और एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कि आप फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग। फिजिकली तो क्या है आप डेवलप कर लोगे ओवर द टाइम, मेंटल डेवलप करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लोग मेंटली ब्रेक होके ट्रेनिंग से गिव अप कर देते हैं, ये भी हो जाता है।